तरुण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीनियस कम्युनिटी में। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर जीनियस कम्युनिटी को आप आज टाइम देने वाले हैं। थैंक यू जी। थैंक यू अंकुर जी। तो सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि स्टार्टअप क्या चीज है। देखिए अंकुर, जो आपने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज स्टार्टअप, तो हमें ये समझना पड़ेगा। एक लेमैन तो ये समझता है कि कोई भी जो नया काम स्टार्ट किया जाता है वो स्टार्टअप है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लीगल लैंग्वेज में बात करें तो इंडिया में डीपीआईआईटी, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो स्टार्टअप्स को रेगुलेट करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है, जो स्टार्टअप्स को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे स्टार्टअप की डेफिनेशन के अंदर 5 कंडीशंस हैं। तो किसी भी एंटिटी को 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी टू बिकम एन एलिजिबल स्टार्टअप। द फर्स्ट कंडीशन इज एन एंटिटी इज कंसीडर्ड एज अ स्टार्टअप अप टू पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड कंडीशन इज कि उसका लीगल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या फिर एलएलपी होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन इज कि उसकी टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जैसे ही उसकी टर्नओवर 100 करोड़ एक्सीड कर जाएगी तो वो स्टार्टअप की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। फोर्थ कंडीशन इज कि इट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, या फिर उसका बिजनेस मॉडल should be scalable with a high potential of employment generation or wealth generation. And last condition is कि it should not be formed by splitting up or reconstruction of an existing business. अगर कोई एंटिटी इन 5 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देती है देन दैट वुड बी कंसीडर्ड एज ए स्टार्टअप। अगर वो एक स्टार्टअप की डेफिनेशन में फॉल कर जाती है और उसके बाद वो डीपीआईआईटी से रिकॉग्निशन लेती है, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स और बेनिफिट्स है उन सबको अवेल कर पाएगी। तो तरुण जी, अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू गेट रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन के अंदर ऐसा है कि अगर उन्होंने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो ये स्टार्टअप बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टार्टअप्स को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बट दीज बेनिफिट्स आर नॉट ऑटोमेटिक। ये बेनिफिट तभी मिलते हैं जब आप डीपीआईआईटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, तो उसके लिए आपको डीपीआईआईटी से रिकॉग्नाइजेशन लेना पड़ता है। तो अगर मैं आज की डेट पे बात करूं तो इंडिया के अंदर 38,388 स्टार्टअप्स हैं आज की डेट के अंदर जो डीपीआईआईटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो इसके लिए आपको startupindia.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। एक सिंपल सा फॉर्म है जहां पे आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा रिकॉग्निशन के लिए। वहां पे आपसे बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है उसके ऊपर नोट, आपसे कुछ बेसिक आपकी वेबसाइट का लिंक, आपका बिजनेस आइडिया क्या है, ये सब डिटेल्स डाल के आपको वहां पे सबमिट करना रहता है। जिसके बाद आपको डीपीआईआईटी से एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिल जाता है, जिसके बेसिस पे आप एक एलिजिबल स्टार्टअप बन जाते हैं। ओके, यानी कि हमें किसी को भी अगर स्टार्टअप के लिए रिकॉग्नाइज होना है तो इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो क्या ऐसी कोई फीस भी है या फ्री है? नहीं, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां जाएंगे, आपको एक फॉर्म फाइल करना है। इनफैक्ट 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन भी मिल जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जो एक एलिजिबल स्टार्टअप है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, जो बेनिफिट्स स्टार्टअप्स को मिलते हैं, अगर मैं सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ की बात करूं तो इनकम टैक्स लॉ के अंदर इनको टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट है, यानी कि 3 साल तक इनको सेक्शन 80 आईएसी के अंदर अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड इज इनको एंजल टैक्स से एग्जम्पशन है। फोर्थ वन इज इनको ईसॉप्स के ऊपर टैक्स पेमेंट के ऊपर डेफरल का बेनिफिट है। देन इनके लिए अगर हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात करें, वहां पे काफी सारी कंडीशन जो है रिलैक्स की गई हैं। और उसके बाद अगर हम अदर बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे लेबर लॉज के अंदर इनके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन के नॉर्म्स हैं, यानी कि वहां पे आपके वहां इंस्पेक्टर नहीं आएगा, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, आपने सर्टिफाई कर दिया, सेल्फ सर्टिफाई कर दिया, दैट विल बी कंसिडर्ड कि आप लॉ से कंप्लायंट हो। इसके अलावा इनको अगर हम ट्रेडमार्क और पेटेंट की फीस की बात करें, वहां पे गवर्नमेंट फीस में भी काफी सारी रियायत है इनके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। और अगर स्टार्टअप्स किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता, फेलियर हो जाता है, तो उसके एग्जिट के लिए भी इजी नॉर्म्स हैं, वहां पे भी काफी सारी कंडीशंस के अंदर रिलैक्सेशन है। ओके, यानी कि अगर कोई भी एंटिटी, बिजनेस एंटिटी स्टार्टअप के लिए एलिजिबल हो जाती है और रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है तो उसे कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार से। राइट, उसके लिए बट आपको डीपीआईआईटी से रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। ओके ओके। तो एक जनरल व्यू है, काफी सुनने में आता है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं
कि ज्यादातर सुनने में ये आता है कि जो प्रॉफिट्स हैं स्टार्टअप्स के, वो पूरे के पूरे मतलब टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, 100% एग्जेम्प्ट होते हैं। तो क्या ये बात सही है? जी, मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया कि सेक्शन 80 आईएसी है इनकम टैक्स एक्ट का, जो स्टार्टअप्स को टैक्स प्रॉफिट्स के ऊपर डिडक्शन देता है। तो यहाँ पे इनको 100% प्रॉफिट्स की डिडक्शन मिलती है, दैट इज फॉर 3 कंसेक्टिव ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स। यानी कि 3 साल लगातार वो किसी 10 साल के लिए अपने प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स ना देने के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए उनको डीपीआईटी से रिकॉग्निशन लेने के बाद एक अलग से एप्लीकेशन लगाना पड़ता है फॉर्म 1 के अंदर। ये भी एप्लीकेशन सेम पोर्टल के ऊपर लगता है, और इसके बेसिस पे उनको वहां पे इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से एलिजिबल स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बेसिस के ऊपर ये एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बट मैंने अभी आपको एक स्टार्टअप की डेफिनेशन बताई थी, वहां पे हमने बोला था कि लीगल स्ट्रक्चर में वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, या फिर एलएलपी हो सकती है। लेकिन ये जो टैक्स एग्जम्पशन का प्रावधान है, ये सिर्फ कंपनीज और एलएलपी के लिए है। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म टैक्स एग्जम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जाएंगे तो सेक्शन 80 आईएसी के अंदर एक अलग से कंडीशंस दी गई हैं, जहां पे ये एग्जम्पशन की बेनिफिट सिर्फ कंपनीज और एलएलपीज के लिए है। ओके, यानी कि अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो ज्यादा अच्छा है कि वो एलएलपी के लिए ऑप्ट करे बजाय कि पार्टनरशिप के। राइट, या वो एलएलपी के लिए ऑप्ट करें या फिर कंपनी के लिए ऑप्ट करें, तभी उनको टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, आपने एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे मैं। जी। यहाँ पे अगर मैंने अभी आपको एक डाटा बता रहा था कि आज की डेट में ऑलमोस्ट 38,000 है जो डीपीआईटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है स्टार्टअप्स। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग से एप्लीकेशन लगता है आपका टैक्स एग्जम्पशन के लिए, तो उसके लिए अभी तक जो गवर्नमेंट ने ग्रांट करा है वो टैक्स एग्जम्पशन सिर्फ 266 स्टार्टअप्स को ही टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिला है अभी तक, आउट ऑफ 38,000 स्टार्टअप्स, विच इज नॉट इवन 1%। मतलब जितने रिकॉग्नाइज्ड हैं उसमें से बहुत कम स्टार्टअप्स को ही टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिला है। तो जहां पे गवर्नमेंट को बेनिफिट देना होता है, वहां पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जिनको सेटिस्फाई करने के बाद ही हमें बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि 38,000 स्टार्टअप्स ही बेनिफिट ले रही हैं टैक्स एग्जम्पशन का। आउट ऑफ दैट ओनली 266 स्टार्टअप्स व्हिच आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस स्पेशल प्रोविजन। तो मतलब अगर हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल भी कर दी, सब कुछ कर दिया, तो भी ये कंफर्म नहीं है कि हमारे को टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन है जो आपको फॉर्म 1 के अंदर अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड हो भी गए, उसके बाद एक सेपरेट एप्लीकेशन है जो आपको टैक्स एग्जम्पशन के लिए लगानी पड़ेगी। अगर आपको उसका भी अप्रूवल मिल गया तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज इस बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और वो बेनिफिट आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 266 स्टार्टअप्स को मिला है। तो ये तो बहुत ही कम है। चलिए देखते हैं इसके लिए भी। अच्छा, आपने पीछे बात करी थी एंजल टैक्स के बारे में। तो एंजल टैक्स क्या चीज है? देखिए, एंजल टैक्स का प्रोविजन आज की डेट से नहीं है लॉ के अंदर। ओके। ये प्रोविजन इनकम टैक्स लॉ के अंदर है 2012 से। फाइनेंस एक्ट 12 में जब ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया, इसको लाने का पर्पस था टू प्रिवेंट जनरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ अनअकाउंटेड मनी। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए लॉ लेके आया गया था। तो इस लॉ का अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं, इस लॉ का क्या है, इसका क्रक्स है कि अगर कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर फंड रेज करती है बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर्स, मतलब आप शेयर इशू करते हो और आप फंड रेज करते हो, और जो आप प्राइस रेज करते हो दैट एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब अगर मैं इसको एक एग्जांपल से लूं, तो अगर आपके शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है और आपने उसको इशू किया 100 रुपए से ज्यादा के ऊपर, तो आपने जो ये एक्सेस रेज किया दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। तो इस चीज को पॉपुलरली कहा जाता है एंजल टैक्स। तो ये लॉ के अंदर 2012 से है, जबकि स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम है, क्योंकि मैं काफी टाइम से इसको फॉलो करता हूँ स्टार्टअप्स को, तो 15 अगस्त 2015 की बात करूं तो तब इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको रेड फूट से अनाउंस किया था। इस स्कीम को स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, दो स्कीम्स लॉन्च की थी। तो अभी भी मैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स अगर आपको बताऊं तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारत का कोई भी ऐसा जिला ना हो जहां पे कोई स्टार्टअप ना हो। तो उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने इसको रेड फोर्ट से अनाउंस किया, उसके बाद इस स्कीम को फॉर्मली लॉन्च किया गया विज्ञान भवन दिल्ली से। ये स्कीम फॉर्मली लॉन्च की गई थी 16 जनवरी 2016 को। तो बाय गॉड्स ग्रेस मुझे भी उस इवेंट को अटेंड करने का मौका मिला था। तो मैं उस इवेंट में प्रेजेंट था। तो प्राइम मिनिस्टर ने विज्ञान भवन से, फाइनेंस मिनिस्टर थे तब हमारे अरुण जेटली, तो उन्होंने इस स्कीम को फॉर्मली अनाउंस किया था, पूरा प्लान लेआउट किया था कि किस तरह से होगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये स्कीम तो लॉन्च हो गई,
उसके बाद जब स्टार्टअप्स ने एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट करी तो ये एंजल टैक्स का प्रोविजन उनको काफी परेशान करने लगा। काफी सारे स्टार्टअप्स को नोटिस आने लगे, बिकॉज जब वो स्टार्टअप्स ने फंडिंग रेज करनी स्टार्ट करी तो उनको एंजल टैक्स के प्रोविजंस के तहत टैक्स लगने के लिए नोटिस आने लगे इनकम टैक्स ऑफिसर से। तो वहां पे क्या हो रहा था, स्टार्टअप्स की वैल्यूएशंस को चैलेंज किया जा रहा था। तो अभी इनकम टैक्स लॉ के अंदर हम देखें तो स्टार्टअप को वैल्यूएशन करने के लिए दो मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, दैट इज नेट एसेट वैल्यू मेथड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। आई थिंक अगर आप वैल्यूएशन के ऊपर सेशन करेंगे तो जो वैल्यूएशन वाले कंसर्न प्रोफेशनल होंगे वो इस पे डिटेल में बता पाएंगे आपको। ओके। लेकिन अगर मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बताऊं तो स्टार्टअप जनरली डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से वैल्यू होती हैं, क्योंकि आज की डेट में मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ एक आइडिया है, मेरी बैलेंस शीट पे ना कोई एसेट है ना लाइबिलिटीज है, मेरे पास बस एक आइडिया है जिसको मेरे को वैल्यू करना है। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर्स शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, जिस वजह से स्टार्टअप्स के ऊपर एंजल टैक्स के नोटिस आ रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनली पिछले 1-1.5 साल में काफी रिलैक्सेशन मिली स्टार्टअप्स को। अब अगर स्टार्टअप्स फॉर्म 2 के अंदर startupindia.gov.in का जो पोर्टल है वहीं पे एक डिक्लेरेशन सबमिट कर देती हैं तो उनको एंजल टैक्स के प्रोविजन से भी एग्जाम्पशन का बेनिफिट दिया जाता है। ओके, यानी कि जो एक स्टार्टअप्स है वो इस एंजल टैक्स से एग्जामिशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकती है। उनको फॉर्म 2 के अंदर एक डिक्लेरेशन साइन करके पोर्टल पे अपलोड करनी है। जो डीपीआईटी है उस डिक्लेरेशन को सीबीडीटी के साथ भी शेयर कर देता है, जिसके बेसिस के ऊपर आपके ऊपर एंजल टैक्स के प्रोविजंस नहीं लगते। बट आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वो आपको सेटिस्फाई करनी रहती हैं। उन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे, ये कंडीशंस इस तरह से है कि आपको अपने जो फंड्स हैं कुछ स्पेसिफाइड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने। जनरली क्या है, आपको लैंड एंड बिल्डिंग परचेज नहीं करना। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आप फंड रेज कर रहे हो दैट शुड बी इन्वेस्टेड इनटू योर आइडिया। ऐसा ना हो कि आप लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हो या किसी को लोन दे रहे हो उस फंड से, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है आपको। तो ये कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आप एंजल टैक्स से भी एग्जम्प्ट हो। तो जैसे हमने पहले बात करी थी, जो इनकम टैक्स है 100% एलिजिबल तो है, लेकिन सबको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे आपने पीछे बताया कि केवल 2 समथिंग स्टार्टअप्स को वो अवेलेबल हुआ है अभी तक। तो राइट एंजल टैक्स सभी को एग्जेम्प्ट हो जाता है अगर वो सेटिस्फाई करते हैं कंडीशंस। राइट। एंजल टैक्स के लिए अगर आप फॉर्म 2 के अंदर डिक्लेरेशन फाइल कर देते हो तो वो सेल्फ सर्टिफाइड बेसिस के ऊपर है, इसलिए वो इजीली सभी को मिल जाता है एज कंपेयर टू सेक्शन 80 आईईसी बेनिफिट। ओके। तरुण जी, एक चीज आती है स्टार्टअप सेल। बहुत लोग बात करते हैं स्टार्टअप सेल, स्टार्टअप सेल। स्टार्टअप सेल क्या चीज है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हुआ क्या, पिछले 3-4 साल के अंदर जब से स्टार्टअप इंडिया कैंपेन लॉन्च हुआ है तो ये जो एंजल टैक्स वाला प्रोविजन था, इस वजह से स्टार्टअप्स को बहुत सारे नोटिस आए। तो मीडिया में इस तरह से इस न्यूज को हाईलाइट किया गया कि गवर्नमेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि उनका काम तो टैक्स कलेक्शन है, तो वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इस वजह से सीबीडीटी ने एक ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल बनाया स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि उनको जो जेन्युइन डिफिकल्टीज हैं वहां पे उनको चैलेंजेस ना आए। तो इसके लिए इन्होंने एक ग्रीवियंस सेल बनाया। अगर स्टार्टअप्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई चैलेंज है तो स्टार्टअप्स वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, वहां पे उनकी ग्रीवियंस का रिड्रेसल किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप फिजिकली वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। तो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर दिल्ली में एक रूम बना दिया स्पेशल, वहां पे जो सेक्रेटरी साहब बैठते हैं सीबीडीटी के, तो वहां पे आप विजिट कर सकते हो। या फिर एक ईमेल आईडी है, आप नोट डाउन कर सकते हो, startupcell.cbdt@gov.in। अगर आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परेशानी है तो आप यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो। अदरवाइज एक थर्ड अल्टरनेटिव है, आप वहाँ पे कॉल से भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई थिंक आपके व्यूअर्स अगर चाहते हैं तो आप मैं नंबर शेयर कर देता हूँ आपको। नंबर है 011-2309-5479। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी ग्रीवियंस का भी रिड्रेसल कर सकते हैं। ओके। तो सर, इसके लिए हमें कोई ऐसा तो नहीं है कि हमें अपने किसी एडवाइजर को साथ लेके जाना है, या फिर कुछ हम खुद भी जा सकते हैं पर्सनली, राइट? बिल्कुल आप खुद जा सकते हैं। इनफैक्ट दैट इज मोर बेनिफिशियल कि ऐसी अपनी प्रॉब्लम्स खुद अगर सॉल्व करवाए तो उसको ज्यादा अच्छे से सुना जाता है वहां पे। ओके। सर, एक बात है, जैसे आपने बताया कि स्टार्टअप मार्केट से फंडिंग उठाते हैं अपने शेयर्स को बेच के भी, है ना? तो अगर कोई इनके शेयर में इन्वेस्ट करता है तो क्या कोई बेनिफिट जो लोग इनके में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत रिस्क उठा रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, जो इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर कोई इनके शेयर में इन्वेस्ट करता है तो क्या उन्हें कोई बेनिफिट मिलता है इस चीज का? देखिए,
गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट किया जाए कि वो स्टार्टअप्स के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करें। तो इन्होंने सेक्शन एक स्पेशल इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 54GB, जहां पे इन्होंने एग्जाम्पशन दी लोगों को कि अगर कोई बंदा अपना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करता है और इस पैसे को वो एलिजिबल स्टार्टअप के शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करता है, तो उसको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। मतलब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको राइज हो रहा है, जनरली वो टैक्स एग्जम्पशन कब मिलती थी, अगर कोई बंदा हाउस प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा एक हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन इन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और आप उस अपनी सेल प्रोसीड्स को किसी स्टार्टअप के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ये जो एग्जम्पशन का बेनिफिट है ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, अदर देन दिस ऐसी ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलता है ये केवल? राइट, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं और वो पैसा स्टार्टअप्स के शेयर के अंदर लगाते हैं तो उनको अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो तरुण जी, अगर कोई काम नया स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग के ईयर्स में ना उसको ज्यादातर देखा है प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, कई बार लॉसेज ही आते हैं कुछ ईयर्स तक। तो जो स्टार्टअप्स हैं तो क्या इनको कोई स्पेशल मतलब बेनिफिट दिया गया है अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड या सेटअप करने के लिए? देखिए, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ना इनकम टैक्स लॉ के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सेक्शन 79 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए। तो वहां पे कंडीशन है कि जिस ईयर में आप लॉस इनकर कर रहे हो और जिस ईयर में आप लॉस को सेट ऑफ कर रहे हो तो आपकी 51% ऑफ शेयर होल्डिंग सेम लोगों के पास होनी चाहिए, सेम लोगों के पास उसके वोटिंग राइट्स होने चाहिए। बट स्टार्टअप के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि जब फंडिंग आती है तो फाउंडर्स की होल्डिंग डाइल्यूट हो जाती है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वहां पे इन्होंने कंडीशन को रिलैक्स किया है कि या तो आप 51% ऑफ शेयर होल्डिंग अगर सेम रखते हो तब आप लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो, या फिर अगर आपके 100% ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स भी कंटिन्यू करते हैं तो भी आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो। ये 100% ओरिजिनल शेयर होल्डर्स का मतलब थोड़ा बताएंगे क्या चीज है? हाँ, देखिए, जिस ईयर में आपका लॉस हुआ, जी। उस ईयर में जो भी लोग शेयर होल्डर थे और जिस ईयर में आप लॉस को सेट ऑफ कर रहे हो, अगर वो सभी के सभी शेयर होल्डर उस ईयर में भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हो। ओके, यानी कि उनकी होल्डिंग से मतलब नहीं है, उन लोगों को बस शेयर होल्डिंग होना, मतलब शेयर होल्डर होना जरूरी है बस। राइट राइट। तो सर एक बात आपने बताई थी पीछे ईसॉप के बारे में, तो ईसॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ द इनकम पर्टेनिंग टू ईसॉप्स ऑफ स्टार्टअप्स आर टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज? देखिए, ईसॉप की टैक्सेबिलिटी से पहले मैं एक जनरल चीज आपको बता दूं कि ईसॉप होता क्या है। कि देखिए, जब इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस में कोई भी स्टार्टअप आइडिया होता है तो उनके पास पे आउट करने के लिए ज्यादा फंड्स नहीं होते, तो लेकिन उनको अपना बिजनेस आइडिया एग्जीक्यूट करने के लिए अच्छे एम्प्लॉयज भी चाहिए, अच्छा टैलेंट चाहिए। तो उनके पास पे आउट कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो अपने उस टैलेंट को रिटेन करने के लिए वो उनको कैश फ्लो की जगह अपने शेयर्स ऑफर कर देते हैं, जिसको बोला जाता है ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इस तरह से स्टार्टअप्स ईसॉप्स को इशू करती हैं। अब समझते हैं ईसॉप्स की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। ईसॉप्स की टैक्सेबिलिटी एम्प्लॉयज के हाथ में दो स्टेज के ऊपर होती है। फर्स्ट वन इज जब उसको शेयर्स अलॉट होते हैं। जब उसको शेयर्स अलॉट होते हैं दैट इज टैक्सेबल एज अ सैलरी, तो वो उसकी सैलरी का पार्ट बन जाते हैं। फिर जब वो उन शेयर्स को सेल करता है देन दैट आर टैक्सेबल एज अ कैपिटल गेन्स, तब उसको वो शेयर सेल करने पे जो गेन राइज होता है वो कैपिटल गेन की फॉर्म में टैक्सेबल होता है। अब चैलेंज क्या था कि जब एम्प्लॉय को शेयर्स अलॉट होते हैं तो उसकी जब टैक्सेबिलिटी होती है उसको कोई एक्चुअल कैश गेन नहीं होता, दैट इज ओनली अ नोशनल गेन, जिसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ जा रहा था। एम्प्लॉयर को उसकी सैलरी के ऊपर टीडीएस काटना पड़ रहा था और एम्प्लॉय को उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा था। अब इन्होंने क्या किया, स्टार्टअप्स के लिए रिलैक्सेशन दिया कि आपको जो फर्स्ट स्टेज के ऊपर टैक्सेबिलिटी है उसको इन्होंने डेफर कर दिया। वो डेफरमेंट किस तरह से है कि आपको उस डेट के ऊपर टैक्स नहीं देना जब आपको शेयर्स अलॉट हो रहे हैं, तो आपको टैक्स देना है एक 3 इवेंट बता दिए। पहला, जिस असेसमेंट में ईयर में आपको ईसॉप्स अलॉट हो रहे हैं उसके 48 मंथ्स के अंदर, या फिर जब एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जा रहा है तब, या फिर जब आपका एम्प्लॉय अपने शेयर्स को सेल कर रहा है। इन तीनों में से जो भी इवेंट पहले होगा उसके 14 डेज के अंदर उसको ईसॉप्स के ऊपर टैक्स देना है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान देने वाली है, ये जो रिलैक्स्ड कंडीशंस का बेनिफिट है ये सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स के लिए है जो सेक्शन 80 आईएसी के अंदर एलिजिबल है।
मतलब ये बेनिफिट भी इंडिया में सिर्फ अभी आज की डेट में मैं बोलूँ तो सिर्फ 266 स्टार्टअप्स को ही अवेलेबल है, सभी स्टार्टअप्स के लिए ये बेनिफिट भी नहीं है। तो बाकियों को जो नॉर्मल प्रोविजन है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स देना। अच्छा, तो जो एक ये प्रॉब्लम है कि हम वेबसाइट पर जाकर, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर हम लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और हमें उसका टैक्स बेनिफिट के लिए हम एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। अगर किसी ने भी वो एप्लीकेशन फाइल करी और उसको मतलब कुछ टाइम पीरियड तो होता ही होगा, कितने दिन में मालूम पड़ जाएगा या कुछ, अगर उतने दिनों में एप्लीकेशन का कोई रिवर्ट नहीं आता है तो क्या कोई तरीका है जिससे हम दोबारा उस चीज को मतलब सरकार से मतलब जाकर बात कर सकें उस चीज के लिए? देखिए, आप जब वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हो तो डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया वो किस तरह से प्रोसेस होती है। जो डीपीआईटी रिकॉग्निशन वाली बात करूँ तो वो तो आपको इजीली मिल जाता है अगर आप कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। लेकिन जब टैक्स एग्जम्पशन की बात करती है तो वहां पे एक इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड है जो सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, जिसके बेसिस के ऊपर आपको टैक्स एग्जम्पशन के लिए वो ग्रांट करता है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप। तो एवरी मंथ आईएमबी की मीटिंग्स होती हैं, तो जो भी एप्लीकेशंस आती हैं अगर वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो आईएमबी के सामने प्रेजेंट की जाती है, जिसके बेसिस पे वो देखते हैं कि ये स्टार्टअप एलिजिबल है या नहीं टैक्स एग्जम्पशन के लिए। तो अगर कोई क्वेरी होती है तो आपको पोर्टल के ऊपर ही वो रेज कर देते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में ये पेंडेंसी है, इसको फुलफिल कीजिए। अदरवाइज अगर आपकी एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट करते हैं तो वो भी आपको पोर्टल के ऊपर भी बता दिया जाता है कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, इसका रीजन ये है। तो अगर आप उस रीजन को दूर करेंगे और दोबारा से अप्लाई करेंगे तो आपको वो बेनिफिट भी मिल जाएगा। ऑल्दो मैं बोलूंगा प्रैक्टिकली थोड़ा सा गवर्नमेंट का हाथ तंग है जब वो टैक्स बेनिफिट देने की बात आती है। तो यही रीजन है कि 2016 से लेके अभी तक सिर्फ 266, जो कि बहुत कम नंबर है, ओनली 266 स्टार्टअप्स को इन्होंने टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया। ओके तरुण जी, मतलब आज का जो सेशन है वो मैं देखा जाए तो बहुत ही लीगल चीजों के ऊपर आधारित था, जो हमारे व्यूअर्स हैं तो उनको काफी एक लेमन को एक दिक्कत होती है क्योंकि हर कोई लीगल चीजों के लिए उसमें जानकारी नहीं रखता है। तो आज का जो सेशन है मेरे को लगता है कि जितने भी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं तो एक लीगल जो एक गाइडलाइंस होती हैं जो आपको किसी एक्सपर्ट से सुनने को मिलती हैं। और आज हमारे साथ मिस्टर तरुण कुमार जी थे जिन्होंने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, और मैं कहूँगा कि शायद कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई जगह छोड़ी नहीं जहाँ पे किसी को कोई डाउट हो। लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तरुण सर से बात कर आपको जरूर कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। तो तरुण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं फिर आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने मतलब संडे है और फिर भी आपने मतलब इतना टाइम निकाल कर जीनियस कम्युनिटी को अपना टाइम दिया है। सो थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू अंकुर जी, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, जीनियस कम्युनिटी के माध्यम से आप इतने लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो जीनियसेस, आज का जो हमारा सेशन था वो बहुत ही ज्यादा लीगैलिटी पे बेस्ड था और आने वाले टाइम पे हम काफी सारा लीगल पार्ट कवर करने वाले हैं। ये सब वो हो रहा है जो एक आम इंसान को ना दिक्कत आती है कि लीगल चीजों में बहुत दिक्कत आती है, तो ये सारी चीज फ्री मिल रही है आपको, एक्सपर्ट से मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये है। तो बस अगर इंडिया को बनाना है सेल्फ रिलायंट तो आपका भी सेल्फ रिलायंट बनना बहुत जरूरी है। अगर कोई है आइडिया आपके पास तो यार लग जाओ काम पर और स्टार्टअप अपना स्टार्ट करो और बिजनेस करो। ये आपकी जिंदगी भी बदलता है और उन लोगों की भी जिनको आप जॉब देते हैं। तो आप अगर जॉब सीकर हैं तो जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनना है, ठीक है ना? तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, और अगर जरूरत है तो प्रिवेंशन के साथ घर से बाहर जरूर निकलिए। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।